नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जो हैं वो क्यों हैं? हमारी आंखों का रंग, हमारे बालों का स्टाइल, हमारी हाइट, ये सब कहाँ से आता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक खोज की कहानी की तरफ ले जाता है। ये सवाल तो हम सब ने कभी ना कभी सोचा ही होगा। कभी कभी दो भाई बहन इतने मिलते जुलते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है, और कभी कभी लगता ही नहीं कि वो एक ही परिवार के हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस रहस्य को समझने के लिए हमें दो बड़ी बातों को जानना होगा। पहली है आनुवंशिकता, यानी हेरिडिटी, जिसका मतलब है वो गुण जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं। और दूसरी है विभिन्नता, यानी वेरिएशन, जो हमें एक दूसरे से अलग बनाती है। ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है आज से बहुत साल पहले, 19वीं सदी में, एक शांत से दिखने वाले बगीचे से। पर ये कोई आम बगीचा नहीं था। यहाँ विज्ञान की एक सबसे बड़ी पहेली सुलझने वाली थी। ये सिर्फ एक बगीचा नहीं था, ये एक तरह की लैब थी। और हमारे जासूस थे ग्रेगर मेंडल, एक पादरी जिन्हें विज्ञान से गहरा लगाव था। उन्होंने इसी बगीचे को चुना ताकि वो प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का पर्दाफाश कर सकें। मेंडल का काम कोई एक दो दिन का नहीं था। उन्होंने पूरे 7 साल 1856 से लेके 1863 तक हजारों मटर के पौधों पर बहुत ही ध्यान से और लगन से काम किया। ये उनके इसी धैर्य और मेहनत का नतीजा था कि वो उन नतीजों तक पहुंच पाए जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। तो मेंडल की इन्वेस्टिगेशन का मेन सब्जेक्ट था मटर का पौधा। अब सवाल यह है कि उन्होंने मटर को ही क्यों चुना? क्योंकि इसमें कई ऐसे गुण थे जो बिल्कुल साफ साफ एक दूसरे से अलग थे। जैसे पौधे की लंबाई, या तो पौधा लंबा था या बौना। बीज का रंग, या तो पीला था या हरा। बीज का कुछ नहीं। उन्होंने ऐसे ही 7 अलग अलग लक्षणों को अपनी जासूसी के लिए 7 सुरागों की तरह इस्तेमाल किया। मेंडल की कामयाबी का राज था उनका तरीका। ये सिर्फ बागवानी नहीं थी, इसके पीछे था पक्का साइंस और मैथ्स, जो उस जमाने में किसी ने सोचा भी नहीं था। पहले उन्होंने पक्की नस्ल के पौधे तैयार किए, फिर बहुत ध्यान से उनका क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, और जो भी नतीजे आए उनका गणित के हिसाब से पूरा विश्लेषण किया। ठीक है, तो अब जरा गहराई में चलते हैं और मेंडल की पहली बड़ी कामयाबी को समझते हैं कि आखिर कोई एक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता कैसे है। मेंडल ने एक शुद्ध लंबा पौधा लिया और उसका क्रॉस एक शुद्ध बौने पौधे से करवाया। अब यहाँ सवाल ये था कि अगली पीढ़ी में जो पौधे उगेंगे वो कैसे होंगे? क्या उनकी हाइट बीच की होगी या कुछ और ही देखने को मिलेगा? और जो नतीजा आया वो सच में हैरान करने वाला था। पहली पीढ़ी में, जिसे F1 पीढ़ी कहते हैं, सारे के सारे पौधे लंबे थे। एक भी पौधा बौना नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे बौनेपन वाला गुण कहीं गायब ही हो गया हो। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई, जब मेंडल ने पहली पीढ़ी के इन लंबे पौधों का आपस में क्रॉस करवाया तो दूसरी पीढ़ी में वो गायब हुआ बौनापन वाला गुण फिर से लौट आया। और ये कोई तुक्का नहीं था, एक खास पैटर्न था। हर 3 लंबे पौधों के साथ ठीक एक बौना पौधा, और इसी पैटर्न में छुपा था असली राज। इस पहेली को सुलझाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया टूल है जिसे पनेट स्क्वायर कहते हैं। सोचिए, ये एक गेम बोर्ड जैसा है। एक तरफ हम एक पेरेंट से मिलने वाले फैक्टर्स लिखते हैं और दूसरी तरफ दूसरे पेरेंट से। और जब हम इन्हें मिलाते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि बच्चों में कौन कौन से गुण आ सकते हैं। इन्हीं फैक्टर्स को आज हम जीन कहते हैं। मेंडल के काम ने ही हमें जेनेटिक्स की ABCD सिखाई। जीन जो किसी गुण को तय करता है, और एलील जो उसी जीन के अलग अलग रूप होते हैं। जैसे पौधे की लंबाई एक जीन है, लेकिन उसे लंबा बनाने वाला T एलील है और बौना बनाने वाला t एलील है। और यहीं से निकला मेंडल का पहला नियम, प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका मतलब है कि एक एलील दूसरे पर भारी पड़ सकता है। जैसे लंबाई वाला T एलील बौनेपन वाले t एलील पर भारी है, यानी डोमिनेंट है। तो जब दोनों साथ होते हैं तो पौधा लंबा ही दिखता है। बौनेपन वाला गुण कहीं गया नहीं था, बस छिप गया था। चलिए, अब इस कहानी को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। मेंडल ने जब एक के बजाय 2 गुणों पर एक साथ नजर रखी तो मामला और भी दिलचस्प हो गया। मेंडल ने एक ऐसा पौधा लिया जिसके बीज गोल और पीले थे, और उसका क्रॉस एक ऐसे पौधे से करवाया जिसके बीज झुर्रीदार और हरे थे।
अब इस ग्रिड में जो दिखता है वो कमाल का है। बीज का रंग और उसका आकार, ये दोनों गुण एक दूसरे से पूरी तरह आजाद हैं। मतलब अगर बीज पीला है तो जरूरी नहीं कि वो गोल ही हो, वो झुर्रीदार भी हो सकता है। और यहाँ भी नतीजों में कोई गड़बड़ी नहीं थी। दूसरी पीढ़ी में एक बिल्कुल सटीक गणित का अनुपात दिखा। 9 गोल पीले, 3 गोल हरे, 3 झुर्रीदार पीले और 1 झुर्रीदार हरा। ये साफ इशारा था कि प्रकृति एक और गहरे नियम पर काम कर रही है। इस खोज ने मेंडल के तीसरे महानियम को जन्म दिया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो एक गुण को विरासत में क्या मिलेगा, इसका दूसरे गुण पर कोई असर नहीं पड़ता। हर गुण का सिक्का अलग अलग उछाला जाता है। तो मेंडल ने हमें जेनेटिक्स की किताब के पहले नियम बता दिए, लेकिन विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हर नियम के बाद कुछ नया और हैरान करने वाला सामने आता है। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। चलिए स्नैपड्रैगन के फूलों का उदाहरण देखते हैं। अगर एक शुद्ध लाल फूल वाले पौधे का क्रॉस एक शुद्ध सफेद फूल वाले पौधे से किया जाए तो मेंडल के प्रभाविता के नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए? अगली पीढ़ी के सारे फूल या तो लाल होने चाहिए या सफेद, है ना? जवाब है गुलाबी। यहाँ ना तो लाल रंग जीता ना ही सफेद। इसे कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ कोई भी एलील पूरी तरह से हावी नहीं हो पाता और एक बिल्कुल नया बीज का गुण बन जाता है। ये हमें बताता है कि जेनेटिक्स के नियम कितने कमाल के और पेचीदा हो सकते हैं। तो मेंडल की विरासत क्या है? उन्होंने हमें 3 बुनियादी नियम दिए, प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। एक पादरी के शांत से बगीचे में शुरू हुए इस काम ने आधुनिक जेनेटिक्स की नींव रखी और हमारी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। मेंडल ने जीवन की किताब का पहला चैप्टर खोला था। उन्होंने हमें उस कोड को पढ़ना सिखाया जिसमें जिंदगी की कहानी लिखी है। अब सवाल ये है कि इस ज्ञान के साथ अगले चैप्टर में हम और क्या नई खोजें करने वाले हैं।